हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हो जब आप, तो किस सिचुएशन में रिसिपेंट को आरसीएम में टैक्स देना है, कब सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या जीएसटी आरसीएम में देना होगा या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देना होगा, एक प्रोप्राइटर ने लिया क्या उसको भी देना होगा, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसको भी देना होगा, क्या एक डायरेक्टर ने लिया पर्सनल कैपेसिटी में क्या वहां पर भी आरसीएम लगेगा। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन इस छोटे से बाबू से पॉइंट पर आ चुकी है कि इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आज के सेशन में, जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें एक अपडेट भी आई है, अभी रीसेंट अपडेट है, वो भी समझेंगे। चलिए सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है या आपने जो रजिस्ट्री करवाई है वो एज अ कमर्शियल की स्टैंप ड्यूटी आपने वहां पे की है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके सर, अब अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में आपने एक रजिस्ट्री करवाई प्रॉपर्टी की और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है, उसकी स्टैंप ड्यूटी कमर्शियल उसमें दी है, उस केस में लैंडलॉर्ड जो है, अब ये है सप्लायर, ये है सप्लायर और ये है रिसिपिएंट, यानी ये लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जो है, हमारे लैंडलॉर्ड जी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर, वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है उनके पास और जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। टेनेंट जो है वो भी रजिस्टर्ड है। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं भाई। मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, विवेक ने, मैंने ली, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, जीएसटी में मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। मैंने 4 प्रॉपर्टी ले रखी है, चारों प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज पे मैंने चढ़ाई हुई है, रेंट पे चढ़ाई हुई है, किराए पे दी हुई है मैंने चारों प्रॉपर्टी। मुझे किराया आता है उन सभी से, क्या मुझे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना होगा या नहीं करना होगा? आंसर दीजिए। क्या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सप्लाई है? सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, जीएसटी रेट 18% लगता है। मैं अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने चारों जिसको भी दी ना, चारों लोग रजिस्टर्ड पर्सन थे, चारों लोगों ने अपने, किसी ने शॉप, किसी की शॉप थी, किसी का ऑफिस था, किसी एक वेयर हाउस के लिए दिया हुआ था, चारों रजिस्टर्ड पर्सन को मैंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई हुई थी। बताओ जीएसटी किसको चार्ज करना है? जीएसटी मुझको चार्ज करना है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, चारों को मैं जीएसटी का बिल दे दूंगा, चारों से जो भी पेमेंट होगी वो मैं ले लूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिना बात की कंफ्यूजन करते हो आप। लैंडलॉर्ड नीड टू चार्ज जीएसटी ऑन एफसीएम का मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैं उन सबसे चार्ज करूंगा, उस चारों लोग अपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। बोलिए सिंपल चीज है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर सिंपल था कंसेप्ट। आगे बढ़ो, अगला कंसेप्ट है, मैंने जो अपनी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी जिसके 4 फ्लोर थे ना, 4 में से 3 फ्लोर जो दिए वो तो रजिस्टर्ड पर्सन को दिए, लेकिन 1 फ्लोर मैंने दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन को। एक फ्लोर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। उस केस में बताइए क्या होगा? कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो, पूरी प्रॉपर्टी नीचे से ऊपर तक कमर्शियल की रजिस्ट्री करा रखी है मैंने, और मैंने जो वो वाली प्रॉपर्टी दी है वो एक ऐसे बिजनेस को दी है, जो 4th फ्लोर दिया वो ऐसे बिजनेस को दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने कहा भाई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? काम कर रहे हो, धंधा अपना खोल रखा है, जीएसटी में क्यों नहीं कराया रजिस्ट्रेशन? कह रहा साहब छोटा धंधा है, अभी टर्नओवर इतनी है नहीं, तो जीएसटी में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पर जीएसटी जो है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज किया जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखता हूं आपका आंसर क्या आता है। मेरी वही कमर्शियल प्रॉपर्टी 4th फ्लोर, पूरी बिल्डिंग की रजिस्ट्री कमर्शियल हो रखी है, 4th फ्लोर पे मैंने, जो 3rd फ्लोर पे पर्सन रहता है ना, उसने बोला कि भैया 4th फ्लोर मेरे को दे दो, रहने के लिए यूज करना है, रहने के लिए यूज करना है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करना है। आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर हमने तो सुना है, हमने पढ़ा भी है
कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो घर यूज होता है ना उसमें जीएसटी नहीं लगता। हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, एग्जम्पशन से बाहर हो जाते हैं। तीसरा गेट जो हमारा है, तीसरा गेट एग्जम्पशन का होता है, वहां से बाहर कर दिया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा एग्जम्पशन किस चीज से मिलती है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है क्या? प्रॉपर्टी तो कमर्शियल है भैया। जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मेरी पूरी बिल्डिंग की रजिस्ट्री तो कमर्शियल के लिए हो रखी है, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज ये जो केस है ये है कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। एग्जम्पशन किसकी मिलती है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। समझे? तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में मुझे फॉरवर्ड चार्ज में वहां पर भी जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आई आपको ये बात या नहीं आई? यस सर। नाउ अब कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लीजिए, अब हम एग्जांपल चेंज कर रहे हैं। अब एग्जांपल चेंज कर रहे हैं। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है मेरी जो कि मैंने बाय करी, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करी, और लेट सपोज मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, जीएसटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक घर लिया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जीएसटी में मेरा कोई देना नहीं है, मैं सैलरी वाला बंदा हूं भाई, जॉब करता हूं, आराम से मजे की जिंदगी जीता हूं, सैलरी वाला पर्सन हूं। मैंने जो है अपना एक घर लिया, उस घर के जो ऊपर के 3 फ्लोर थे वो तो मैंने अपने रहने के लिए किए, उनकी रजिस्ट्री मैंने कराई रेजिडेंशियल की। जो मेरा ग्राउंड फ्लोर था उसकी रजिस्ट्री मैंने कमर्शियल वाली करवाई है, यानी मेरी वो प्रॉपर्टी कमर्शियल की है। वो जो फ्लोर वाइज सिस्टम चलता है ना, दिल्ली मुंबई में आपको पता होगा फ्लोर वाइज सेटअप चलता है, तो मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, बिकॉज उसकी रजिस्ट्री मैंने कमर्शियल के रूप में करवाई है। लेकिन मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, जीएसटी वेस्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं जो हूं लैंडलॉर्ड, वो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जिसको मैंने वो प्रॉपर्टी दी, जिस पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी दी, वो पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने यहां पर अपना ऑफिस डाला, रजिस्टर्ड अपना बिजनेस कर रहा था वो। बताइए, आंसर दीजिए, क्या उस रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में टैक्स देना होगा? यस 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 भाई। फॉरवर्ड चार्ज में मैं तो दे नहीं पाऊंगा, मैं तो जॉब वाला बंदा हूं, गवर्नमेंट मेरे से थोड़ी पैसा मांग सकती है, रिसिपेंट से मांग सकती है। रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो यहां पर नीड टू पे अंडर आरसीएम में किसको पे करना होगा? आरसीएम में रिसिपेंट को पे करना होगा। जो रिसिपिएंट है उसको आरसीएम में पेमेंट यहां पर करनी होगी। ये अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट ताजी अमेंडमेंट बता रहा हूं आपको, पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था। पहले ये था कमर्शियल प्रॉपर्टी में यहां पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ये कंसेप्ट चेंज हो चुका है। ये बिल्कुल अपडेटेड कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, बट आप एज अ टेनेंट रजिस्टर हो, तो आपकी लायबिलिटी है वहां पर आरसीएम में पे करने की, कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में भी। दूसरा केस आता है कि भाई लैंडलॉर्ड, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, सैलरी वाला बंदा हूँ, नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, लेकिन जो टेनेंट जिसको मैंने दिया वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। उसने दुकान खोल ली, एक छोटी सी दुकान थी, परचून की दुकान थी, कह रहा भैया मेरी टर्नओवर क्रॉस ही नहीं होती, कहाँ 10-12 लाख का काम होता है पूरे साल में, टर्नओवर क्रॉस ही नहीं होती, क्या करूँगा जीएसटी नंबर वगैरह लेकर के। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है, तो बताइए उस परचून की दुकान का आप वो करते हो, अकाउंटिंग करते हो, मेरे को महीने का पे करता है रेंट, क्या उस परचून की दुकान वाले को जीएसटी देना होगा? अरे भाई आप अकाउंटिंग करते हो ना, जीएसटी तो वैसे भी फाइल नहीं करोगे, वो पर्सन भी तो अनरजिस्टर्ड ही है। यहाँ तो सिंपल सा कंसेप्ट लग गया भाई, C2C सप्लाई हो गई, ये तो यूआरडी टू यूआरडी सप्लाई हो गई। यूआरडी टू यूआरडी सप्लाई पे जीएसटी किससे लेगी बताओ? किसकी गर्दन पकड़ेगी गवर्नमेंट? अरे गर्दन कहाँ से पकड़ लेगी? कोई पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो किसकी गर्दन? किसी की गर्दन नहीं पकड़ेगी भाई। C2C सप्लाई आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, कोई जीएसटी वहाँ नहीं लगाया जाएगा। हाँ सर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कन्फ्यूजन आ रही हो, कभी भी कन्फ्यूजन हो ना, आप ये चार्ट ले लेना, चार्ट खोल के ऐसे देखना, अपना केस रखते जाना कि मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है, मेरा स्टेटस क्या है, टेनेंट का स्टेटस क्या है, उसके बाद आपका आंसर क्या है। बस 1 सेकंड का काम है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब मुझे तो समझाने, सारे केस पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, बट आपको सारे केस नहीं समझने, जिस केस में आप फॉलो होते हो उसका आंसर देख लो, आपके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए सर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आहा, अब मैंने लिए अपने चारों फ्लोर, मैंने कहा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाएंगे, मुझे कमर्शियल नहीं बनाना, चारों फ्लोर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब समझिएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी केस में क्या केस बनेगा। पहला केस है कि भैया हम जो है लैंडलॉर्ड जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड है। नाउ अज्यूमिंग दैट आई एम रजिस्टर्ड अंडर, सर आप 1 मिनट में अनरजिस्टर्ड हो जाए तो 1 मिनट भाई समझाने के लिए करना पड़ता है। तो मैं विवेक जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी ली, घर लिया, घर रहने वाला, कमर्शियल जगह पर नहीं, दिल्ली में रोहिणी में घर लिया, 4 फ्लोर थे, चारों की रजिस्ट्री रेजिडेंशियल करवाई मैंने, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो मैंने चारों फ्लोर किराए पर उठा दिए। और किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। चारों फ्लोर पर पर्सनल लोग रहते हैं, लोग अपना रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने चारों फ्लोर किराए पर उठा दिए। बताइए, मैं एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने एक प्रॉपर्टी चारों फ्लोर किराए पे उठा दिए। बताइए जीएसटी लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा। तो एक एग्जम्पशन काम करती है यहां पर, जो ध्यान रखनी है आपको, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यूज की जा रही है तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेती है। मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर residential purpose, even though I am a registered person, GST would be exempt in that case because of gate number 3. गेट नंबर 3 पर exemption का जो गेट है वहां से मैं बाहर आ जाता हूं। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब चलेंगे, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, कमर्शियल पर्पस के लिए मैंने दी है, मैंने वो बिल्डिंग की रजिस्ट्री जो मैंने करवाई वो रेजिडेंशियल करवाई है, लेकिन वो यूज किस लिए हो रही है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो क्या मैं एग्जम्पशन में फॉल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। बाबू ये गलती हो गई, कमर्शियल पर्पस है तो जीएसटी चार्ज होगा। अब जीएसटी कौन पे करेगा यहां पर भाई, अब अगर जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो लैंडलॉर्ड है उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। बोलिए सर, क्लियर हुआ आपको? यस सर। नेक्स्ट केस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने एक नया घर लिया, लेकिन मैं अब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। अब मैं ये वाला केस कर रहा हूं, अब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं जीएसटी में नॉट रजिस्टर्ड, मैंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया। तो भाई ये तो सिंपल केस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये तो सिंपल केस है। लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस के लिए वो यूज हो रही है प्रॉपर्टी, मैं अनरजिस्टर्ड हूं और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए वो चीज यूज हो रही है, तो आप चेक करो कि जो टेनेंट है क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में टेनेंट नीड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टेनेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर वहां पर जीएसटी पे करना होगा। लेकिन टेनेंट अगर अनरजिस्टर्ड है, कमर्शियल पर्पस के लिए तो वो यूज हो रही है, बट उसकी छोटी सी दुकान है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की उसको जरूरत ही नहीं है, तो भाई ये तो फिर से आपकी यूआरडी टू यूआरडी सप्लाई हो गई। यूआरडी टू यूआरडी में कोई जीएसटी नहीं लगता भैया, पे कौन करेगा, रजिस्टर्ड है तो यहां पर पे हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये चार्ट ले लीजिए, आप इस चार्ट के अंदर अपना केस रखिए, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर मिल जाएगा। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए। आपको अब आगे मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। हाँ जी, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, आगे की क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बहुत जल्दी आएगा।
कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन स्कीम बोला जाता है। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 10 होता है जिसके अंदर कंपोजिशन स्कीम आपको दी जाती है। गवर्नमेंट ने बोला है जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, छोटे बिजनेसेस, इनको एक काम करते हैं, इनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप कंपोजिशन लेवी में चले जाओ। कंपोजिशन लेवी में क्या फायदा होगा जी हमको, आपका जीएसटी रेट बहुत कम कर देंगे, नाम मात्र का जीएसटी रेट कर देंगे आपका, बहुत कम, लिटिल बिट। सर कितना अभी नहीं बताऊंगा, आगे जब सेशन पढ़ेंगे वहां बताऊंगा मैं आपको। तो बहुत कम कर देंगे जीएसटी रेट, लेकिन एक कंडीशन है, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। आप जीएसटी में तो रजिस्टर्ड पर्सन रहोगे, बट आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। सर ये बात सुनी सुनी सी लग रही है। हाँ, सुनी सुनी इसीलिए लग रही है बिकॉज मैंने आपको ये बात यहाँ समझाई थी। कहाँ समझाई थी बाबू बताओ? अभी पिछले सेशंस में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। हाँ, ये 5% ये वाला, यही था जीटीए वाला, कि भाई अगर आप एक जीटीए हो, आप 5% रेट में जाते हो तो आप वहाँ पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जीएसटी में कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो आरसीएम में उसकी लायबिलिटी तो आ जाती है, बट वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाता है। इसके दो उदाहरण हैं, दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वो जो कंपोजिशन लेवी मैंने आपको बताया, कंपोजिशन लेवी में अगर आप हैं तो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, और दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि आपने जीएसटी रेट ऐसा ऑप्ट किया हुआ है जहां आपको आईटीसी की अवेलमेंट नहीं हो पाती है, आईटीसी अवेलेबल नहीं होता आपके लिए। ये दोनों केस होते हैं जब आप रजिस्टर्ड तो हैं जीएसटी के अंदर, बट आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल ये वाला लेता हूं। मान लीजिए आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली जहां पर लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लैंडलॉर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड है। आप कमर्शियल पर्पस के लिए आप वहां पर टेनेंट है, रजिस्टर्ड है, और आपके केस में टेनेंट नीड टू पे अंडर आरसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन आप हैं कंपोजिशन सप्लाई में रजिस्टर्ड, हैं आप। अब कंपोजिशन सप्लाई में रजिस्टर्ड हो, इसका मतलब आपको आरसीएम में तो लायबिलिटी पे करनी होगी। यहां आरसीएम में तो आपको लायबिलिटी पे करनी होगी, लेकिन एक एंट्री समझाई थी मैंने आपको पिछली क्लास में, कहां गई वो एंट्री? ये रहा मेरा शेयर, वो वाली एंट्री। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना, ये आपको नहीं मिल पाएगा। एक कंपोजिट सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलता। इसका मतलब अगर आपने रेंट लिया तो आपको लायबिलिटी तो देनी होगी, बट आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लोगों ने हल्ला कर दिया, लोगों ने बोला क्यों ले हम कंपोजिट सप्लाई, कोई मतलब ही नहीं रह गया। अरे भाई, ये बहुत ज्यादा बिजनेसेस को इंपैक्ट किया इस वाली एंट्री ने। ये भी अभी रिसेंटली आई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, अब आपको आरसीएम में देना होगा, अभी रिसेंटली ऐड किया गया। तो भैया जो कंपोजिट सप्लायर वाले जो पर्सन है उनके लिए तो भाई बहुत बुरा हो गया। क्या करें, वो गए सरकार के पास, सरकार भाई ये क्या किया? सरकार ने कहा हाँ दिक्कत वाली बात तो है भाई, क्योंकि आपको आरसीएम में देना तो पड़ेगा, बट आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आपको एक बेनिफिट दे देते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले केस में, रेंट वाले केस में, रजिस्टर्ड पर्सन मींस पर्सन अदर देन पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी। इसका सिंपली मीनिंग बताऊं, अगर आप आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल इफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी, तो यहां पर वर्डिंग में थोड़ी सी चेंज करनी है आपको। रजिस्टर्ड का मतलब क्या? रजिस्टर्ड का मतलब वो जो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है, मतलब अदर देन कंपोजिट सप्लाई। अगर आप कंपोजिट सप्लाई में रजिस्टर्ड हो तो वहां पर आरसीएम में आपको देने की जरूरत नहीं है, वहां पर जीएसटी लगेगा नहीं उस ट्रांजेक्शन पर, बिकॉज ये भी अनरजिस्टर्ड है, आप भी अनरजिस्टर्ड हो। तो वहां पर आप मतलब आप रजिस्टर्ड हो, बट आप इस प्रोविजन के लिए आप रजिस्टर्ड नहीं माने जाओगे, इससे बाहर हो जाओगे, इसीलिए आपको यहां पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी। क्रक्स ये निकल के आता है, कंपोजिट सप्लायर को बेनिफिट मिल गया है इस वाले केस में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो आरसीएम लगता है वो अब कंपोजिट सप्लायर को नहीं देना है। अगर आपका कोई क्लाइंट कंपोजिट सप्लायर है, उसने कोई शॉप ली हुई है, कोई दुकान ली हुई है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको आरसीएम में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज समझा रहा हूं आपको। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने ये वाला रेट ऑप्ट किया हो, जीएसटी रेट ऑप्ट किया हो,
यहाँ पे आईटीसी अवेलमेंट में क्रॉस आ रहा, मतलब वो ऐसा जीएसटी रेट ऑप्ट किया जैसे 5% वाला जीटीए वाला, कि आपको वहां पर आईटीसी ही नहीं मिलेगा। क्या सर इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इनको ये वाला टैक्स देना होगा। ठीक है, एक चीज तो ये, एक चीज और समझाता हूं आपको। ये जो कंपोजिट सप्लायर को बेनिफिट मिला ना, ये केवल इस वाले प्रोविजन के अंदर ही मिला है। यानी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग जो है, इस पे जो आरसीएम लगता है, केवल इसके लिए बेनिफिट मिला है। अभी हमने एक जीटीए वाला आरसीएम समझा था पिछली क्लास में, आगे हम और भी आरसीएम समझेंगे। उन सभी आरसीएम के अंदर कंपोजिट सप्लायर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कंपोजिट सप्लायर को आरसीएम से बेनिफिट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग वाले केस में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट, देखो आपका क्लाइंट है कंपोजिट सप्लायर, अगर वो कोई जीटीए की सर्विस लेता है, कोई लीगल सर्विस लेता है, क्या आरसीएम लगेगा? हाँ सर आरसीएम लगेगा, आरसीएम में उसको टैक्स देना होगा, लेकिन उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही कंपोजिट सप्लायर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंट पे लेता है, क्या वहां पर आरसीएम लगेगा? वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत तगड़ी रिसर्च करके मैंने नोट्स बनाए हैं। रिसर्च क्या करनी है यार, इसमें अमेंडमेंट बहुत आती हैं, इस वजह से कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी तक का लेटेस्ट आपके पास अपडेट्स है। उसके बाद जीएसटी रेट कितना लगता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर? 18% का रेट लगता है। और एग्जम्पशन इज स्टिल अवेलेबल इफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो वो आपकी एग्जम्प्ट ही होने वाली है। कोई सा भी केस आप ले लो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल पर्पस मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए आप उसका यूज कर रहे हैं तो। और यूआरडी टू यूआरडी सप्लाई वो भी आपकी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी रहती है। तो सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंफ्यूज नहीं होना, जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया यही कंसेप्ट है। आप 50 आर्टिकल पढ़ लो। अब यही चीज आपको, देखो इसी चीज को घुमाने करके पढ़ाना हो, मैं आपको घुमा करके पढ़ा दूंगा। कंसेप्ट यही रहेगा। एक अच्छा प्रोफेशनल कौन है? जो 4 लोगों की बात सुने और चारों को समझ जाए, है ना। तो अब इस चीज को मैं आपको 4 तरीके से पढ़ा सकता हूं। इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो, कैसे भी कर दो। कंसेप्ट आपके बिल्ड होने चाहिए, कंसेप्ट यही निकल के आएगा। आंसर आपका जो फाइनल आंसर है ना, वो यही निकल के आएगा। आप कोई सा भी आर्टिकल पढ़ लो गूगल पे, कोई सी भी वीडियो देख लो, ये जो आपके आंसर है ना, ये आंसर निकल करके आएंगे। इसके अंदर आप फिट करोगे अपना एग्जाम्पल, ये आंसर आपका निकल करके आएगा हर केस में। चारों केस में 4 एनालिसिस होंगे, चारों केस में आपका आंसर यही निकल करके आएगा। और अगर सेम आंसर निकल के आ रहा है तो आप मतलब समझ पा रहे हो चारों की बातें। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप इस चीज को कहीं और पढ़ोगे तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो उसको तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चार्ट मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से बनाया है। इतना इजी नहीं है कंसेप्ट, आई एम टेलिंग यू, इतना इजी नहीं है भैया। तोते उड़ जाते हैं आजकल तो अकाउंटेंट लोगों के। तो भैया इस वाले कंसेप्ट में मेरे पास डेली 50 क्वेरीज आई थी जब स्टार्टिंग में आया था, अब भी एक आध क्वेरी आती रहती है इसके ऊपर। तो कन्फ्यूज मत हो, जो चार्ट में लिख दिया ना बस इसमें अपना केस फिट करो, आपको आंसर मिल जाएगा अपना। ठीक है सर, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।